नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज 20 अक्टूबर है और इम्पोर्टेंट क्या है, 21 और 22 को ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बच्चे काफ़ी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और जो इस साल की जो घटना हुई है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते। और कहीं न कहीं वो जो क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें एससीओ के बारे में, बात करें हम नाटो के बारे में, जो भी मेंबर का इंक्लूजन हुआ है उसमें इंक्लूड हुए हैं, उन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसी उसमें कड़ी में। अगर हम देखते हैं एससीओ के बारे में, एससीओ। अब एससीओ में हमें क्या देखना है कि एससीओ का न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ है, एससीओ में जो मेंबरशिप है और जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे हैं। अब 9 मेंबर हैं। ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल अलायंस है ये। 9 मेंबर स्टेट्स हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं फ्रॉम यूरेशिया से। अब नए मेंबर की एंट्री क्या है इस 2023 में? सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो 2023 का जो मेंबरशिप है वो एक ऐसी कंट्री को दी गई है। जैसे आप बात करें, चाइना है एससीओ में। चाइना में आप देखिए, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। लार्जेस्ट सिटी क्या है इसका, संघाई है। तो एससीओ की जो फुल फॉर्म है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही होती है। तो डेफिनेटली ये चाइना के उस पर लिया गया है। कजाकिस्तान है इसमें, अस्ताना कैपिटल उसकी। किर्गिस्तान है, बिश्केक उसकी कैपिटल है किर्गिस्तान की। रसिया है, मॉस्को राजधानी है। ताजिकिस्तान है, उसमें दुशानबे उसकी कैपिटल है। उसके बाद उज्बेकिस्तान है, ताशकंद उसकी कैपिटल है। बात करें इंडिया की, इंडिया कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। उसके बाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद। नाउ ईरान। हम जो डिस्कस करने वाले थे अभी वो है, जो न्यू मेंबर की एंट्री हुई है वो ईरान है और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो ईरान है काफ़ी चर्चा में रहा है। और ईरान और यूएस की जो कन्फ्लिक्ट है वो भी लंबे टाइम से चली आई है। तो डेफिनेटली, और ईरान की जो एंट्री है एससीओ में वो भी काफ़ी एंगल से क्या है, कहीं पे कन्फ्लिक्ट है और कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ भी है कि एससीओ में ईरान की एंट्री हुई है। हम देखते हैं इसमें, ये देखिए ईरान। ईरान लास्ट कंट्री है जब एससीओ में इसका एंट्री हुई थी 2023 में। यहाँ पे दिखाया गया है 2023 में ही ईरान की एंट्री हुई है। तो इट मीन्स एससीओ का जो न्यू मेंबर है वो ईरान बना है। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नाटो के बारे में। नाटो में काफ़ी इस साल उठापटक हुई है। नाटो में देखिए कि नाटो में न्यू जो मेंबर्स हैं उनकी एंट्री हुई है। कहीं न कहीं जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट था इस साल 2023 में, 2022 से स्टार्ट हुआ था, 2023 में तक अभी चला ही हुआ है। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जो नाटो मेंबर्स हैं उनका जो इंक्रीज़ हुआ है या उनकी जो मेंबरशिप बढ़ी है, तो वो भी एक इश्यू है। तो नाटो में जो न्यू मेंबर की जो एंट्री हुई है वो देखते हैं वो कौन-कौन से हैं। इसमें क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो नाटो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आ सकता है, आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। वो उसके मेंबर है, टोटल जो हैं 31 मेंबर्स हैं नाटो में। अब उनको हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट बाय डेट। देखिए डेट से उन कंट्रियों की क्या होगी, आपके सामने लिस्ट है, ये कंट्री हैं टोटल इसमें नाटो में। जैसे आप बात करें, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, यूके है आपका, लैटविया है, पोलैंड है, यूएसए है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि नेटो, इंडिया जो है नेटो का मेंबर है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। जो नेटो के मेंबर हैं उसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट है, मीन्स जो नॉर्थ अटलांटिक जो एरिया है उसको जो कंट्री कवर करते हैं, या नॉर्थ अटलांटिक एरिया को जो टचिंग कंट्री हैं वही उसके मेंबर हैं।
वो यूरोप कंट्री से हैं, तो इसलिए जर्मनी, स्पेन, कज़ाक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लैटविया, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 3 कंट्री जो अभी अब देखें, जैसे कि मोंटेनेग्रो 2017 में मेंबर बना था। उसके बाद 2020 में जो चर्चा में रहा नाटो का मेंबर जो था, नॉर्थ मैसिडोनिया था। 2023 में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो है फिनलैंड आपका। फिनलैंड 2023 में नाटो का मेंबर बना है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, बच्चे इनको एकदम से अच्छे से नोट करके जाए। इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी नाटो का मेंबर नहीं है। तो साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से कोई भी कंट्री, याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया से कोई भी कंट्री नाटो का मेंबर नहीं है। कंफ्यूज मत नहीं होना, चाइना भी नाटो का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, आपका जापान भी नहीं है, आपका इंडिया भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना इन चीज़ों। और 2023 में जो मेंबर बना है वो फिनलैंड बना है। 2020 में जो मेंबर बना था नाटो का वो नॉर्थ मैसिडोनिया था। और जो ये कन्फ्लिक्ट है यूक्रेन वर्सेस रसिया, वो नाटो की जो मेंबरशिप थी, वो नाटो के जो मेंबर हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, और यूक्रेन को कहीं न कहीं नाटो का मेंबर बनाने की कोशिश चली हुई थी डेफिनेटली। तो रसिया ने उस पे अटैक किया, क्योंकि रसिया नहीं चाहता कि उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं डेफिनेटली वो नाटो के संपर्क में आए। तो इसलिए रसिया ने क्या किया, अटैक किया था। अब इसी तरीके से आज की हमारी जो ये वीडियो थी, इसमें हमने डिस्कस किया कि एससीओ और साथ में आपका जो नाटो के बारे में क्या इशू है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब एससीओ की मेंबरशिप देखिए, उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो इसी तरीके से रसिया भी है। तो आप ये चीज़ें नोट करके जाए, कितने मेंबर हैं, कौन न्यू मेंबर की एंट्री हुई है। तो इसी तरीके से जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डी के लिए। बच्चे कहीं न कहीं उसको भूल जाते हैं जो 2023 में न्यू डेवलपमेंट हुई है। अब इसी को चलते हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड। स्पोर्ट्स एंड गेम में अजय सिंह फ्रॉम इंडिया, जो अजय सिंह थे भारत से, हैज़ बीन इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, जो अजय सिंह हैं वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए थे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। ठीक है, ये याद रखना इसको। उसके बाद विच टीम क्लींस द इनॉग्रल वुमेन प्रीमियर लीग, जो वुमेन प्रीमियर लीग का जो टाइटल था वो मुंबई इंडियन ने जीता था। विच टीम क्लींस द आई लीग 2023-22-23 फुटबॉल। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राउंड ग्लास पंजाब। ठीक है ना। विच टीम इमर्ज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफीज, देखिए संतोष ट्रॉफी 2022-23 में जो हुई थी उसके विनर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आपके जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं वो आपके किस तरीके से, जैसे हाउ मैनी प्लेयर आर इन द वॉलीबॉल टीम, जो 6 प्लेयर हैं वॉलीबॉल टीम में, जो वॉलीबॉल होती है उसमें क्या 6 प्लेयर होते हैं। उसके बाद विच टीम इमर्ज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 2022-23 में जो हुई थी उसके विनर कौन है। और एक चीज़ और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संतोष जो ट्रॉफी है और ये किससे संबंध रखती है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो वही है। जैसे हम बात करें संत डुरंड कप एंड संतोष ट्रॉफी आर फेमस डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इन इंडिया ऑफ, किससे रिलेटेड है, आपकी डुरंड कप है और संतोष ट्रॉफी है, वो दोनों की दोनों किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। बच्चे ये ध्यान रखना, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी ये दोनों की दोनों फुटबॉल से संबंधित होती हैं। हु इज़ द ओनली क्रिकेटर सो फार टू हिट द 3 डबल 100, 3 डबल 100 किस प्लेयर ने मारे हैं ओडीआई फॉर्मेट में, वो रोहित शर्मा है, वो भारत से हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो चैंपियनशिप, जो चैंपियनशिप है वो चर्चा में रही है 2022-23 में। जो चैंपियनशिप, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जो चैंपियन किससे एसोसिएटेड, किस गेम से, किस खेल से वो संबंधित है, वो गोल्फ से संबंधित है। बच्चे ध्यान रखना, ये जो चर्चा के विषय हैं ये 2022-23 में बहुत ज़्यादा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो एनटीए सेट कर रहा है,
तो डेफिनेटली एनटीए क्या है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये ध्यान में रहे आपके, वो जो नेशनल इश्यूज़ हैं, और एनटीए क्या हरियाणा का एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट करवाता। एनटीए के पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे आप यूजी के एग्ज़ाम है, पीजी के एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और जितने भी राज्य हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो एनटीए करवाने का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं ये ध्यान रखें, जो नेशनल इश्यूज़ हैं या नेशनल जो न्यूज़ हैं जो ज़्यादा चर्चा में रही हैं, डेफिनेटली एनटीए उनको पूछने का काम करेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे हरियाणा राज्य का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली जीके का मीनिंग क्या होता है या करंट अफ़ेयर का मीनिंग क्या होता है कि आपसे वो किसी भी एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो चैंपियनशिप बहुत चर्चा में रही थी 2022-23 में, इसलिए जो चैंपियनशिप से आने के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किस खेल से संबंधित है। उसके बाद बिलियार्ड पे भी काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों जिगर और आपका ब्रेकपॉट और टर्म किससे एसोसिएटेड है? क्यों जिगर ब्रेकपॉट ये किस खेल से संबंधित है? ये बिलियार्ड से संबंधित है। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन नेटबॉल टीम? नेटबॉल जो होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है। आपसे जो हमारा इसी सीरीज में एक क्वेश्चन था कि जो आपके वॉलीबॉल बॉल है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? ये भी है, इसी में है, 6 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना। संतोष ट्रॉफी 2022-23 में किसने जीती? वो कर्नाटका ने जीती। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में या जो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट है उसमें दिखाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कहीं न कहीं संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो ज़्यादा चर्चा में रही थी 2022-23 में। उसके बाद जो है मिसलेनी में हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द एबल प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था 2023 में, और चर्चा में है ये। जो एबल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ नहीं, एबेल प्राइज़ है, लुइस कैफ्रेली ने जीता था 2023 में। लुइस कैफ्रेली, याद रखना, लुइस, एबेल मीन्स लुइस, एबेल लुइस कैफ्रेली। विच कंट्री रिटेन्स इट्स टॉप पोजीशन इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? जो 2023 की हैप्पीनेस रिपोर्ट थी उसमें किस कंट्री ने टॉप पोजीशन, किस कंट्री की सबसे टॉप पोजीशन रही है? वो फिनलैंड की रही है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो इंडिया है उसका जो हमेशा से जो रैंक रहता है वो साउथ एशियन कंट्री हैं उनमें सबसे डाउन रहता है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो वो चेक करना कि कितना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना उसका इंडिया का रैंक क्या है। विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट? एक चीज यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात आपसे पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो किस एसोसिएशन से रिलेशनशिप रखता है? वो डेफिनेटली एनडीबी जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उससे संबंध रखता है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट? न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ब्रिक्स का, किस कंट्री ने उसको ज्वाइन किया है या उसमें शामिल हुआ है? वो हुआ है इजिप्ट। ये भी बहुत चर्चा में क्वेश्चन था, तो बच्चे इसको कहीं भी स्किप ना करें। अगर डेफिनेटली एनटीए आप लोगों का जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है, आपके 4 सेशन हैं, तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं एनटीए उन्हीं चीज़ों को उठाता है। और एनटीए की हिस्ट्री भी ये रही है, अगर एनटीए क्वेश्चन सेट करता है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन सेट करता है, जैसे मान लीजिए उसके इर्द-गिर्द, जैसे रसिया यूक्रेन वार है, कोई कंट्री पूछ लिया या यूक्रेन की लोकेशन पूछ ली, और रसिया यूक्रेन का कोई और संबंधित अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आप ये ध्यान ज़रूर रखना कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़रूर है, बट आप करंट अफेयर से कनेक्टेड ज़रूर होने चाहिए। आप करंट अफेयर पे अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो कहीं न कहीं आप डेफ़िनेटली 10 या 5 जो मार्क्स हैं उसमें आपके लॉस करने का काम होगा यहाँ पे। तो इसलिए करंट अफेयर में अच्छी पकड़ बना के रखें, क्योंकि एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है पेन पेपर मोड में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अरेबियन कंट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जीनोमिक स्ट्रेटेजी? नेशनल जीनोमिक्स, जीनोमिक होता है आपका जीन, जितने भी ह्यूमन के जीन हैं उस कंप्लीट जीन्स को बोलेंगे हम जीनोम। नेशनल जीनोमिक स्ट्रेटेजी लॉन्च की है यूएई ने, यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात। इन्होंने नेशनल जीनोम स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस
मिसलेनी में अगर मैं देखता हूँ, नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दी पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दी अगस्त 14 अगस्त, अभी जस्ट आप देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने पहले अगस्त 14 को क्या डिक्लेयर किया है पीएम मोदी ने, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। जो पार्टीशन में जो लोगों का नरसंहार हुआ था, ठीक है, लोगों को जो झेलना पड़ा था, पार्टीशन जो बंटवारा हुआ था, तो उसमें पार्टीशन हॉरर जो रिमेम्बरेंस डे है 14 अगस्त को ये नाम दिया गया है। वो हॉरर था, सही में लोगों की मौत हुई थी बहुत ज़्यादा, आपस में बंटवारे में लोग बट गए थे, फैमिलियों में काफ़ी फैमिली, कोई फैमिली पाकिस्तान में, कोई फैमिली इंडिया में है, और स्टिल वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो डेफिनेटली 14 अगस्त को एक नाम दिया गया पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ जो है 2023 में काफ़ी हैं। सोशल इश्यूज़ में आपके जो ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, चाहे यूक्रेन वार है और चाहे अभी जो चला हुआ है क्या गाजा स्ट्रिप पे इज़राइल फिलिस्तीन वार है, तो उसमें सोशल जस्टिस जो है वो इश्यू है। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस ऑब्जर्व क्या फरवरी 20 को, 20 फरवरी को वर्ल्ड जो सोशल जस्टिस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। जो केन्स फेस्टिवल है, केन्स फेस्टिवल वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? केन्स फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया, ये याद रखना 2023 में। नेक्स्ट इसी में अभी ये देखिए, ये भी अच्छा चर्चा में रहा है इस साल। इसमें अगर हम देखें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये देखते हैं। जैसे बात करें लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई जो बुक है उसका जो राइटर हैं उनके बारे में पूछ रखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? तो येन मार्टल उनका नाम है, येन मार्टल, ठीक है। येन मार्टल लाइफ ऑफ पाई के राइटर हैं, याद रखना। मासू डांगली जाली और पॉपुलर फोक डांस, कई बार फोक डांस से भी हरियाणा के जो फोक डांस हैं उनको पक्का अच्छी तरीके से करके जाना, ताकि फोक डांस से आपका क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो। हिमाचल प्रदेश हमारा हरियाणा का एक नेबरिंग स्टेट है, तो हमारी बाउंड्री टच करती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एनटीए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले। मासू क्योंकि ये चर्चा में थे इस साल, डांगली जाली आर द पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर मेमोरी जो हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू निबल, जो निबल के बारे में पूछ रखा है कि जो एक निबल होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है। 1 निबल निबल NB इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है, ये याद रखना। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ये क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड बायोकेमिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यू 2023 में ज़्यादा रहे थे और इन्वायरमेंट पे काफ़ी काम हुआ, क्योंकि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत ने की है। और इवन इसी महीने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने P20 G20 में भी क्या P20 जो P20 की क्या की है ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रल था, उसमें एड्रेस किया है। तो डेफिनेटली G20 में काफ़ी जो इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से वो काफ़ी उठाए गए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हम डिस्कस करते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। पहली तो बात आपसे ये पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे होता है वो कब मनाया जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए वाइल्ड लाइफ डे अच्छे से रट के जाएं, एनवायरनमेंट डे रट के जाएं, आर्ट डे रट के जाएं, आपका वाटर डे रट के जाएं, अच्छे से मतलब अच्छे से उसको करके जाएं, क्योंकि मैचिंग में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। और एनटीए की हिस्ट्री रही है, एनटीए क्या करती है वो मैचिंग में क्वेश्चन ज़्यादा देती है।
और ये आप कोई भी एग्ज़ाम देख लें, एनटीए का ये रहा है, वो मैचिंग में क्वेश्चन देने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। तो इसलिए जून में जितने भी डे हैं, चाहे अर्थ डे है, चाहे आपका उसके बाद जून में, ये जो जून में है मान के चले, फिर आपका इन जो मंथ वाइज छोड़ दीजिए, अर्थ डे है आपका, वाटर डे है आपका, फिर आपका वाइल्ड लाइफ डे है, इसी तरीके सोशल डे है, ह्यूमन राइट डे है। उसके बाद इसी तरीके से आप याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं डे हैं, कुछ वीडियो में हमने वो कवर भी किए हैं डे। अगर अभी आगे आएंगे तो डेफिनेटली हम उनको आज करने की कोशिश करेंगे डे आपको, ताकि याद हो, क्योंकि एनटीए है वो मैचिंग में क्वेश्चन देता ही है। अब बात आई है थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, उसका थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड लाइफ को, जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को। वेयर वाज द यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रही है। यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2023 में, वाटर कॉन्फ्रेंस, यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो 2023 में, वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई। तो न्यूयॉर्क में क्या हुई? यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। क्योंकि लद्दाख क्यों चर्चा में है? पहली तो बात, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था आर्टिकल 370 को तोड़ के। उसके बाद जो लद्दाख में एक ऑब्जर्वेटरी रखी गई है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी रखी है, वहाँ पे एक अर्थ ऑब्जर्वेशन का लिए एक सेंटर बनाया गया है, तो लद्दाख इसलिए चर्चा में है। दूसरा, लद्दाख का जो कंजर्वेशन है उसको, उस पर प्रैक्टिस की जा रही है। दूसरा, हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्योंकि हो सकता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन बन सकता है। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख में है। फेंगपुई नेशनल पार्क, आल्सो नोन एज अ ब्लू माउंटेन पार्क। जो फेंगपुई पार्क है, नेशनल पार्क है, उसको ब्लू माउंटेन पार्क भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। आपसे पूछ लीजिए फेंगपुई नेशनल पार्क कहाँ है या ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ है, दोनों सेम ही है। वो कहाँ? मिजोरम पे है। अब उसके बाद आता है इकोलॉजिकल एसोसिएशंस ऑफ डिसिमिलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर नेचुरल एडवांटेज, ठीक है ना, उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। मैं बात करूँ, एल्गी और जो फंजाई हैं, जब आपस में एसोसिएशन करती हैं, एल्गी और फंजाई, ठीक है, जब वो एसोसिएशन करती है, क्योंकि वो इकोलॉजी में होता है, वो नेचुरल एडवांटेज होती है। क्योंकि जो आपकी फंजाई है वो क्या करती है? अर्थ से कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। दोनों मिलके एक एसोसिएशन करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये सिम्बायोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। याद रखना, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होना, और उससे नेचुरल जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं एडवांटेजेस मिलना, उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। इकोसिस्टम विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। लो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, मैच्योर इकोसिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है कम्युनिटी की, चाहे वो प्लांट इकोसिस्टम है, चाहे वो एनिमल इकोसिस्टम है, चाहे वो आपका ये माने कि ओशन इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे जब मैच्योर हो जाता है सिस्टम, मतलब मैच्योर हो जाता है सिस्टम, वहाँ पे नेट प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। और स्ट्रेटोस्फेयर की जो हम बोले हाइट है, वो कहाँ से कहाँ है, और आपकी जो लेयर हैं वो कैसे हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर के क्या बाद आएगा, ठीक है, ऑक्सो, उसके बाद फिर आपका आयनो। इसी तरीके से आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी है। नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो मनाया गया है इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, वो कब मनाया गया है? दिसंबर 2 को मनाया गया है। दिसंबर 2 को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, याद रखना है इसको। नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व इन इंडियन मेमोरी ऑफ, क्योंकि नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे चर्चा में था, क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, डिजास्टर जो हुआ था, उससे रिलेटेड उसको याद करने के लिए इस डे को रखा गया है दिसंबर 2 को मनाने के लिए।
नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे किसकी मेमोरी में? पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन भोपाल गैस डिजास्टर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में लद्दाख आ गया तो लद्दाख आंसर करेंगे, नहीं। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बच्चे ध्यान रखना इस चीज को, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है काफी, लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इंडिया का कोस्टल एरिया गुजरात टू गोवा है उसको कोंकण कोस्टल एरिया बोलते हैं। गुजरात टू गोवा को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्टल एरिया। उसके बाद ये चर्चा में था इस साल, थंडर जो स्टॉर्म हुए थे, लाइन ज्वाइनिंग प्लेस अफेक्टेड बाय थंडर स्टॉर्म एट द सेम टाइम, एक टाइम पे जो थंडर स्टॉर्म है दो जगह, तो उसकी जो लाइन ज्वाइनिंग करेगी उसको क्या बोलेंगे? आइसोब्रॉन्ट। ये याद रखना, थंडरस्टॉर्म जो हो रहे हैं ये अफेक्टेड एरिया है, सेम टाइम पे अगर वो थंडरस्टॉर्म दो डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है तो उसको लाइन जो ज्वाइनिंग करेगी उसको बोलेंगे आइसोब्रॉन्ट, ठीक है ना। फेमस वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। लेक एरी और लेक जो ओंटारियो है उसके बीच में जो फॉल है उसको नियाग्रा फॉल बोलते हैं। नियाग्रा फॉल पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इश्यूज में मैं ये डिस्कस करने वाला था यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो जो बैटरी सिस्टम है, एनर्जी है, हम सन एनर्जी पे डिपेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की खाना पूर्ति वो कर सकें। विच सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली यूज इन कार बैटरी? जो कार बैटरी हैं उनमें जो सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होता है? उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जो प्लांट एसिडिक सोइल में जीते हैं, एसिडिक अम्लीय जो मृदा है जहाँ वो प्लांट रहते हैं, अगर अम्लीय मृदा है तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं? ओक्सोलोफाइट्स बोलते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, हम फूड में जो हलवाई हमारे घरों में यूज करते हैं उसको वो फ्लेवर को बढ़ा देता है, उसको हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को फ्लेवर एनहांसर बोलते हैं। और हलवाई जो विवाह शादियाँ होती है या कोई घर में प्रोग्राम है उसमें भी मंगवा लेते हैं। अब मुझे, हम जो हरियाणवी है या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट को, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। अब बात करेंगे हम पंचायती राज सिस्टम पे, और आपका पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसमें क्या है, देखिए, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम आज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। आपको पहले ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन NTA क्या करती है, मैचिंग में क्वेश्चन देती है। आप अशोक मेहता कमेटी 1857, देन उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, इन GKV राव कमेटी, इन सभी को आप अच्छी तरह, थंगन कमेटी, इनको अच्छी तरह देख के जाएं किस ईयर में हुई है ये, इनकी सीक्वेंस क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी पंचायती राज सिस्टम, वो 3 टायर सिस्टम से थी। इससे पहले जो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, उसकी 2 टायर सिस्टम थी। 3 टायर सिस्टम कहता है 3 टायर में सिस्टम में क्या होता है, ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत होगी और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तो 3 टायर जो बलवंत राय मेहता ने दी। अशोक मेहता ने बोला सिर्फ 2 टायर पे ही पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, विलेज लेवल पे और सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए। तो आप याद रखें, अशोक मेहता ने 2 टायर पे दी थी, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर पे दी थी। विच काइंड ऑफ, ये आ गया, देखिए नेक्स्ट में ये आ गया,
अशोक मेहता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अशोक मेहता ने 2 टायर में, और अशोक मेहता कमेटी जो बनी थी 1857 में थी, और बलवंत राय कमेटी 1957 में कौन सी बनी थी? अशोक मेहता, और 1977 में बनी थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, ये याद रखना बच्चे। उसके बाद सीवीसी, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, किसकी रिकमेंडेशन से होता? संतनाम कमेटी की रिकमेंडेशन से आपका सीवीसी का गठन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की मीटिंग अगर करनी है तो हम लोकसभा में कोरम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजंस है हमारे संविधान में। तो 1/10 टोटल मेंबर लोकसभा के जितने हैं, 1/10 अगर वो प्रेजेंट है तो वो कोरम को मेंटेन कर रहे हैं, और मेंटेन करें तो कोई भी मीटिंग लोकसभा में हो सकती है। ये संविधान का प्रोविजन है, एक प्रावधान है। उसके बाद रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249। बच्चे आर्टिकल 249 अच्छे से देख के जाना। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है ना, अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया गया राज्यसभा के द्वारा 249 आर्टिकल के तहत अनुच्छेद के, तो वो कितने दिन तक फोर्स में रहेगा? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा वो फोर्स में या कार्य में नहीं रह सकता। आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट का मैं बता देता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट सबसे टॉप पोजीशन, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। ये किस आर्टिकल में बोला गया, किस अनुच्छेद में बोला गया? अनुच्छेद 79 में बोला गया है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अनुच्छेद 80 भी, 80 भी याद करके जाना। 79 अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। 79 में क्या था? पार्लियामेंट की कंपोजिशन होती है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लेकिन आर्टिकल 80 भी चर्चा में रहा है, और आर्टिकल 82 भी इस साल चर्चा में रहा है। तो इसलिए आप आर्टिकल 80, 80 और 82 को भी देख के जाए, क्या है क्या नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आर्टिकल 80 क्या है और 82 क्या है। ये आपका होमवर्क आज का। उसके बाद आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 आपसे पूछे इमरजेंसी का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक? 352 से 360 तक है, ये इमरजेंसी का प्रावधान है। अब नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन। अगर किसी राज्य की सीमा और किसी जो यूनियन टेरिटरी है उनकी जो सीमा है, रेखाएं हैं, उनका जो एक्सटेंट, उनका बढ़ाना या घटाना किस सूची में है, किस शेड्यूल में है? वो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करें सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप किस अनुच्छेद में है उल्लेखित है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, जो 5 से 11 अनुच्छेद हैं उसमें सिटीजन के बारे में डिस्कस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में। अलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, न्याय को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है, अगर उसको बढ़ाना है तो किस आर्टिकल के तहत बढ़ाया जाएगा? आर्टिकल 138 के तहत बढ़ाया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, कौन बढ़ा सकता है जुरिडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है, ये याद रखना। ये एक वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वह मिलर पे हमने डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विच ग्रेट इंडियन लीडर वॉज कॉल्ड द देश नायक बाय द गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक हमारे देश के जो लीडर हैं, ग्रेट लीडर है, उनको देश नायक का नाम दर्जा दिया था। वो सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था, ये याद रखना बच्चे। सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। किसका? ग्रेट इंडियन लीडर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी को, उनको देश नायक का दर्जा दिया था। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वो सुभाष चंद्र बोस से। फंडामेंटल राइट का जो रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया है ये। रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम किस
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सेशन में हुआ, कराची सेशन 1931 में जो हुआ था, उनकी जो प्रेसिडेंसी थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब आपसे पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, जो कराची का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके जो प्रेसिडेंट कौन है? पहली तो बात ये क्वेश्चन बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आपसे पूछ सकता है जो कराची का या आपसे ये पूछ सकता है रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वो किस सेशन में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ठीक है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन था वो कराची का सेशन था 1931 का। आपसे ये पूछ सकता है उसका प्रेसिडेंट कौन है, ये मैं बता दूं। फिर ये पूछ सकता है कराची का जो सेशन है उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन हुए थे? फंडामेंटल राइट पे बात की गई थी, ठीक है, मौलिक अधिकारों पे बात की गई थी, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक साल्ट मार्च टू दांडी? साल्ट मार्च जो था, नमक जो सत्याग्रह था, वो दांडी से जो स्टार्ट हुआ था टू दांडी, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था साल्ट मार्च जो था दांडी के लिए। अब उसमें क्या है, महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च जिसको बोलते हैं वो 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को फिनिश कर दिया था। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उनके साथ जो पैदल चलने की यात्रा थी वो कितनी किलोमीटर थी या कितने मील की थी और कितने लोगों ने उनके साथ पैदल यात्रा की, उनके साथ जो नंबर ऑफ कितने जो गांधी जी के साथ में जिन्होंने दांडी मार्च किया था वो कितने लोग थे उनके साथ में, ये भी आप करके जाना। ये कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क है, वो कितने मेंबर थे, 72 थे, 73 थे, 74 थे, 76 थे या 78 थे, वो आपसे पूछ सकता है इस तरीके से एनटीए। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कितने मील कवर किया था, 240 था, 280 था, 282 था, 252 था, तो आपको कंफ्यूज करने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी। हु सेड दिस वर्ड अबाउट दादा भाई नारोजी? इफ एवर देर इज ए डिवाइन इन मैन इट इज ए दादा भाई। मतलब अगर कभी भी देर इज, कहीं भी एक डिवाइन है एक आदमी में, तो वो है दादा भाई। वो किसने बोला? गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे कोई सीक्वेंस में पूछा जाए लीडरशिप में, पहले दादा भाई थे, ठीक है, दादा भाई के बाद गोपाल जी थे, गोपाल जी के जो डेसिपल थे या गोपाल जी को अपना गुरु मानते थे वो आपके महात्मा गांधी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये जो सीरीज है हमारी ग्रुप डी का 21 और 22 को बच्चे आप को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि 2023 में नेशनल न्यूज़ में रही ये चीज़ें। हमने इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट भी किए, हमने नेशनल के पॉइंट्स भी किए, और जो चर्चा में इस साल रहे हैं क्वेश्चन हमने वो भी कवर करने की कोशिश की। नविता क्लासेस में इसी तरह आप सभी साथियों के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जो इम्पोर्टेंट्स हिट पॉइंट्स हैं या कोई नेशनल कवरेज है हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।